नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियां कुछ इस कदर जारी हैं कि पार्टियों ने बड़े बड़े वादे अभी से करने शुरू कर दिए हैं, जिनको राजनीतिक गलियारों में संकल्प पत्र के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस, इनेलो कई लुभावने वादे कर चुकी है। साथ ही बीजेपी और जेजेपी भी लोगों के बीच में लगातार जा रही है और अपनी रणनीति के तहत सतह से फतह करने का काम कर रही है। बहुत सारे सवाल हैं। क्या 2023 में ही 2024 की सियासी जमीन सज चुकी है? सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो राजनीति पिछले 10 साल में बदल चुकी है। वादे काम नहीं करते, यहां पर काम बोलता है, लेकिन वादे तो उनकी तरफ से भी किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन पर चर्चा करेंगे मुद्दा में। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। वादों की बौछार, 24 का संकल्प तैयार। 2024 की पॉलिटिक्स के लिए 2023 में प्रॉमिस। अलग अलग वचन, किसके वादों में दम? बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस या इनेलो, 2024 में सरकार बनाने के लिए सभी की तैयारियां विशेष है। समय भी थोड़ा ही शेष है। सभी पार्टियों के वादे भी आपके सामने पेश है, क्योंकि ये हुकूमत की रेस है। सरकार होने के चलते बीजेपी अपने काम के दम पर जनता के सामने वोट मांगती हुई नजर आएगी। साथ ही प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने पर भी बीजेपी का फोकस होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी भी अपने पूरे किए वादे जनता के सामने रखेगी और अधूरे वादों को बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आने पर पूरा करने का संकल्प भी ले सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हुड्डा भी जनता के सामने कई वादे कर चुके हैं, जिनमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ओपीएस लागू करने का वादा, गरीबों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट, 300 यूनिट बिजली फ्री और 6,000 रुपए महीना बुढ़ापा पेंशन करने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। इसके अलावा इनेलो भी परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन करने का सपना देख रही है। पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला लगातार जनता से इनेलो का राज लाने की अपील कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वादों की बौछार कर रखी है, जिसमें महिलाओं को हर महीने गैस सिलेंडर, 50% युवाओं को टिकट, 21,000 बेरोजगारी भत्ता, निशुल्क शिक्षा और 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया गया है। महिलाओं को सत्कार देना है, युवाओं को, पढ़े लिखे लड़कों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी का भत्ता देंगे, बूढ़ों की पेंशन 7,500 रुपये माहवार करेंगे, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे और शिक्षा प्राप्त बच्चों को अच्छी नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिल पाएगी उनको बेरोजगारी का भत्ता 21,000 रुपये महीना देंगे। यानी हरियाणा के सभी दल सतह से फतह करने की तैयारी में है। यानी जमीन पर फिलहाल सियासी सीन कुछ इस कदर जारी है कि सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए आवाम के बीच में है। कांग्रेस भी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के अलावा अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। जेजेपी नेता भी आए दिन लोगों के बीच में दिख रहे हैं और इनेलो भी परिवर्तन यात्रा के तहत अब तक करीब 700 से ज्यादा गांवों को कवर कर चुकी है। यानी राजनीतिक गलियों में हाहाकार है, क्योंकि अभी से तमाम दलों के वादों की बौछार है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो वादों की अगर बात की जाए तो अपने काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वो वोट मांगने जाएगी जमीनी स्तर पर। विकास के नए आयाम स्थापित करने पर इनका फोकस है। खासतौर पर हम बीजेपी की अभी बात कर रहे हैं, जो सत्ता में सहयोगी अगर जेजेपी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि पूरे काम किए हैं, काम जनता के सामने रखे जाएंगे। अधूरे वादों को पूरा करने पर इनका जोर है। तो ये अलग अलग एक वादों की झड़ी जो तमाम पार्टियों की तरफ से है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहुमत के साथ सरकार बनाने पर इनका फोकस है। ये जेजेपी की हम बात कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी, जो कि फिलहाल आपको बता दें कि सत्ता में सहयोगी है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस का ये कहना है, वो वादा है। ओपीएस लागू करेंगे, इस बात को कई बार कांग्रेस की तरफ से दोहराया जा चुका है हरियाणा में। इसके अलावा गरीबों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। तो ये तमाम वादे जो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की भी बात कही गई है कि अगर सत्ता में आएंगे
तो ये तमाम वादे वो पूरे भी करेंगे। 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, तो ये बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी घोषणा कर दी गई है। और हर महीने गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो ये तमाम वादे। इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो ने इससे पहले ही बहुत सारे वादे रख दिए थे। ओम प्रकाश चौटाला जो कि सुप्रीमो हैं इनेलो के, उन्होंने कहा था कि 50% युवाओं को टिकट देंगे, 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, 21,000 बेरोजगारी भत्ता करेंगे और निःशुल्क शिक्षा देंगे। मुद्दे के अगर बात की जाए तो आज का जो मुद्दा है उसके सवाल हम आपको बता देते हैं। अलग अलग वचन हैं सभी के, लेकिन दम किस में है? वादे जो हैं उनकी भरमार है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा 2024 में कौन होगा वो दल जो कि बागडोर संभालता नजर आएगा हरियाणा की? लुभावने वादों से क्या वोट मिल जाएगा? जैसा कि हम बात कर रहे थे लगातार कि पिछले 10 से 12 साल में हमने देखा है कि राजनीति बहुत बदली है। और क्या प्रमुख चुनावी मुद्दे जो हैं उसमें ओपीएस और बुढ़ापा पेंशन ये लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाला है। 2024 की लड़ाई तो है, लेकिन चढ़ाई कौन करेगा ये सबसे बड़ी बात। तो मुद्दा में आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ विजयपाल अहलूवालिया जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही केवल ढींगरा जी हैं कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। नलिन हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेजेपी से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा विजेंद्र रेड्डू जी इनेलो से हैं, आपका स्वागत है सर। और राजेंद्र जादौन जी की अगर बात की जाए, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले केवल ढींगरा जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जो सवाल है वो आपके पास से ही उठा है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में जो संविधान बचाओ रैली थी उसमें ये तमाम वादों की झड़ी लगाई थी। जी देखिए, जिस तरीके से भाजपा और जो जजपा है इनका एक तरह से जो गठबंधन हुआ जी, वो एक तरह से एक खरीदार था, दूसरा बिकने वाला था। और इस तरह से जो गठबंधन हुआ, एक ने अपने आप को बेचा और दूसरा खरीदार था। उसके अंदर 11 डिपार्टमेंट थे जिसका सौदा हुआ। अब उसमें कितने क्या हुआ उसके अंडर हैंड, ये तो क्या हुआ ये तो यही बताएंगे। लेकिन उसमें ही चर्चा, कितनी बड़ी चर्चा हुई, जिस तरह से इनको एक तरह से सौदा कर रहे थे ये चीज का। आज जो है एक बड़ा अच्छा एक गाना मेरे को इस बात से समझ आ रहा है। एक कहते हैं ना, लागा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे और अब मैं घर जाऊं कैसे, ये हाल हो रहा है। इस तरह से अपराध बोध में ये सरकार फंसी हुई है, क्योंकि इन्होंने अब पश्चाताप की जो आग में जल रहे हैं, क्योंकि अपराध बोध हो गया इनको। आपस में फैसले हो गए और ये गठबंधन जो हुआ उसके अंदर 11 डिपार्टमेंट थे, जिसमें कितने ही जो है आप देखिए घोटालों का जिक्र करें, एसआईटियां भी बैठी। केवल ढींगरा जी विषय ये है आज का, जो आपकी तरफ से वादे किए गए हैं 2023 में ही 2024 को लेकर, इनमें चाहे ओपीएस की बात करें, गरीबों को मुफ्त में प्लॉट देने की बात करें, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करें, बुढ़ापा पेंशन 600 रुपए करने की 6,000 रुपए करने की बात कर रहे हैं आप, इन चीजों की बात कर रहा हूं सर। ये जो किए गए हैं, ये जो वादे हैं, इन वादों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? 2024 में आप किस तरह से अपनी पार्टी को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं अभी से? देखिए, ये वायदे जो हैं ये प्रैक्टिकल तौर पे हैं, और ये वायदे इसलिए किए गए हैं क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से सरपंचों के साथ इन्होंने गलत किया है, तो हम जो है सबसे पहले जो है ई टेंडरिंग को खत्म कर देंगे। दूसरा हमारा वायदा है कि हम 6,000 रुपए पेंशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने वायदा किया था पेंशन का कि हम 5100 पेंशन करेंगे, जेजेपी का वायदा था। और बीजेपी का वायदा था, जो उन्होंने अपनी बात रखी वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। इसी तरीके से जो सिलेंडर की बात है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 तक पहुंच गया 9 साल की बीजेपी की सरकार में। और आप ये देखिए, हमने ये कहा है कि हम उसको दोबारा 500 रुपए पे लेके जाएंगे। ठीक है। और जिससे लोगों को जो हालात खराब किए हैं, जो महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, वो दोबारा जो है अपना चूल्हा जला सके, अपने सिलेंडर को चला सके, किचन के अंदर खाना बना सके, इसलिए हम उसको दोबारा 500 रुपए करेंगे। इसी तरीके से जो हमने 200 गज के प्लॉट देने का वायदा किया है, इसी तरह से हमने अलग अलग वायदे किए जिससे आम लोग, गरीब लोग जो हैं जीवन यापन कर सके।
और हाँ। ये हमारे वायदे इसलिए संकल्प पत्र के रूप में लेके आए हैं, जी। ये संकल्प हम पूरा करेंगे, ठीक इसीलिए है। हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है सर, और ठीक है। 2024 की बात नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार इस समय अपने आप को दोनों छुपाने के लिए लगी हुई है, हाँ। ये मुझे लगता है ढह ढहा के गिर जाएगी उससे पहले ही। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। विजयपाल अहलूवालिया जी आपके पास आ रहा हूँ। अभी तक तो आपकी तरफ से तो कुछ ऐसा निकलकर सामने नहीं आया, आप तो काम की बात कर रहे हैं कि हम अपने काम के दम पर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है सर कि आपके ही सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि पिछले 10 से 12 साल में राजनीति बदली है, लोग अब काम को देखकर वोट देते हैं, ये आपकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन हर जगह जहां पर भी चुनाव होते हैं, किसी भी राज्य की अगर बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव जो कि आने वाले समय में भी है और पिछली बार भी हुए थे, आपकी तरफ से भी एक घोषणा पत्र तो जरूर जारी किया जाता है। अब उसे फॉर्मेलिटी के तौर पर देखें या फिर आप अपने काम को लेकर ही आगे बढ़ते नजर आएंगे? अहलूवालिया जी आवाज आ रही है? विजयपाल जी आपको आवाज आ रही है? चलिए आपसे आप अब टेक्निकल दिक्कत आ रही है सर, आते आपके पास आता हूं मैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वादों को जो हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक वादों की झड़ी लगाई गई है। नलिनी हुड्डा जी के पास आ जाते हैं, सहयोगी है और पार्टी की अगर बात की जाए तो इनका भी लक्ष्य यही है कि अकेले दम पर सरकार बनानी है अब 2024 में। नलिनी जी क्या कहेंगे, आपकी तरफ से भी कोई लिस्ट बनाई जा रही है वादों को लेकर या फिर आप काम को लेकर ही बात करने वाले हैं? देखिए, जननायक जनता पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, एक यंग लीडरशिप है, एक सकारात्मक राजनीति हरियाणा प्रदेश को जो देने का काम किया है वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने और जननायक जनता पार्टी ने किया है। हमने जो हमारा गठबंधन के अंदर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था उसके 90% जो हमारे वादे हैं वो दुष्यंत चौटाला जी ने बताया कि हमने पूरे करके दिखाए हैं। चाहे वो 75% आरक्षण कानून विधानसभा में लाने का हो, चाहे वो 50% आरक्षण महिलाओं का पंचायतों में लाने का हो, चाहे वो डिपो होल्डर्स के तौर पे महिलाओं को आरक्षण देने का हो, और ऐसी अनेकों चीजें जननायक जनता पार्टी ने, जो पहले ये कहा जाता था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है हरियाणा में कि कोई पार्टी ला पाए, वो ला के दिखाया। और आगे भी जो जनहित के जो काम होंगे, जो हमने अभी तक काम करे हैं और आगे जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके आधार पर एक कॉमन मैनिफेस्टो बना के और जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की ये आदत है सिर्फ कहने की, इम्प्रैक्टिकल बात करने की, इलॉजिकल एलिगेशंस लगाने की, जिनका कोई बेस नहीं होता। आज ये डिबेट में बैठ के कोई भी बात बोल देते हैं, उसको फैक्ट के साथ ये प्रूव कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो राजनीति उनको सूट करती है, वो करें। आज की जो जनता है, आज की जो जनरेशन है, आज का जो युवा है, वो भली भांति इस तरह की राजनीति को समझता है। और ये जो तकियानुसी सोच कांग्रेस की हो गई है कि सिर्फ दूसरे को गाली दो और सत्ता में आओ, इस राजनीति को अब हरियाणा प्रदेश के युवा ने तो कम से कम रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है सर, आता हूं आपके पास। विजयपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजयपाल जी आवाज आ रही है अब आपको? आ रही है सर, मैं यही कह रहा था कि 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से खासतौर पर बात करें तो चाहे वो इनेलो हो, कांग्रेस हो, उनकी तरफ से एक वादों की झड़ी लगा दी गई है, एक संकल्प पत्र मोटे तौर पर देखा जा रहा है। क्या आप लोगों की तरफ से भी कोई ऐसी लिस्ट तैयार की जा रही है कि हम ये करेंगे अब 2024 में वादों के तौर पर? और क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल सर ये उठता है कि सत्ता पक्ष में, जो कि आप ही हैं, पिछले 10-12 साल में कहा गया कि राजनीति बहुत बदल गई है और अब लोग काम को देखकर वोट देते हैं, ना कि वादों को देखकर। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कहीं पर भी चुनाव हो तो एक घोषणा पत्र तो सर आपकी तरफ से भी आता है। विजयपाल जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही जी सर। मेरी आ रही है आपको आवाज? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव, जो हमने 10 साल में काम किया, उसके ऊपर चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से जो कांग्रेस कह रही है हम 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, 2014 में वो 1,000 रुपए पेंशन दे रहे थे। ये कांग्रेस को 10 साल लोगों ने देख लिया और भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 8.5-9 साल हो गए, 10 साल देख लेगी। उनका कंपैरिजन करके जनता वोट दे दे, हम उसके ऊपर भी चुनाव लड़ेंगे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या दिया? सिर्फ
जो किसानों को 10,000 रुपए तक का मुआवजा, पहले 6,000 था, आज भारतीय जनता पार्टी प्राकृतिक आपदा में 15,000 रुपए मुआवजा देती है। आज बुढ़ापा पेंशन जो 1,000 रुपए दे रहे थे, हम 250 रुपए दे रहे हैं। 3,000 का हमारा वादा है, 3,000 का हम वादा पूरा करेंगे। उसके बाद जो आज हॉस्पिटल की बात है, मेडिकल खोलने की बात है, कॉलेज खोलने की बात है, सड़कों का जाल बिछाने की बात है, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात है, और निश्चित रूप से हर क्षेत्र के अंदर जो अंत्योदय अधिकरण, जो सबसे बड़ी एक कार्य हुआ है, वो है चिरायु कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। पहले जो गरीब व्यक्ति थे, इलाज के अभाव में मर जाता था, इलाज कराने के लिए कर्जा लेना पड़ता था। आज 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के हिसाब से उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। और उसको निश्चित रूप से जब किसी के घर में पीड़ा होती है, उसको पता लगता है चिरायु कार्ड और आयुष्मान कार्ड का क्या है। और आज लगभग 29,40,000 परिवार इसका बेनिफिट ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति है। आज चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, हमने काम के दम पर एक व्यवस्था बदली है। और ये कांग्रेस के मित्र कह रहे थे हम पोर्टल खत्म कर देंगे, हम व्यवस्था बदल देंगे। इनका जो अरमान है वो अरमान धरा रह जाना है। कांग्रेस को 10 साल देख लिए, बीजेपी को 10 साल देख लिए, किसी चीज के अंदर मेरे केवल ढींगरा जी बैठे हैं, एक बात के ऊपर भी डिबेट टॉपिक बता दें कि कांग्रेस ने 10 साल में ये किया और हमने 10 साल में ये कम किया। हमने हर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस से 10 गुना बढ़कर काम किया है। चाहे वो नौकरी का मामला हो, ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को नौकरी मिली है जिनको कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 36,000 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में पहली बार नौकरी मिली है, जिनको सरकारी आमदनी का पता चला है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर है और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी और निश्चित रूप से हरियाणा की विधानसभा के अंदर पुनः बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक है सर। विजेंद्र रेड्डी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। इनेलो की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपना एक संकल्प पत्र मोटा सा साफ कर दिया है। खुद आपके सुप्रीमो चौटाला साहब की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि 50% युवाओं को टिकट दिया जाएगा, 21,000 बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क शिक्षा और सबसे बड़ी बात 7,500 रुपये, ये बात कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन देने की। तो एक आपने भी खाका तैयार कर लिया है। आपको लगता है कि ये जो वादे हैं वो जनता पर, आपके जो दिल तक पहुंचने की बात है, वहां तक पहुंच पाएंगी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंच पाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से वृद्ध अवस्था पेंशन 7,500 रुपए की हमने घोषणा की है, आज के इस महंगाई के दौर में 7,500 रुपए जो 2004 में 300 रुपए हुआ करते थे, उसके मुकाबले वैल्यूएशन ऑफ मनी के हिसाब से यदि देखा जाए तो 7,500 रुपए भी कम पड़ते हैं, उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो और अन्य घोषणाएं की है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की है, चाहे मुफ्त में शिक्षा की है। अब आज के इस दौर में देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो मैं कहता हूं कि वो 100% पूरे देश में ही मुफ्त होनी चाहिए। किसी भी मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जो नीड है, दैट इज एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। और एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी तो हर सरकार को फ्री में कर ही देनी चाहिए। ये क्या है, आयुष्मान भारत कार्ड बना दिया या वो बना दिया, ये नहीं है। प्रत्येक नागरिक के लिए ये फ्री होनी चाहिए और एजुकेशन भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए फ्री होनी चाहिए। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरा करने का काम करेगी। और जो भी वायदे करते हैं सभी जानते हैं। अभय सिंह जी चौटाला जो है वो जापान के धनी है और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन की बात की थी और चंडीगढ़ बैठते ही सबसे पहले उसको लागू करने का काम किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अभय सिंह जी ने जो भी घोषणाएं की हैं वो पहली कलम से चंडीगढ़ जाते ही पूरी करने का काम करेंगे। और मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं हम काम के दम पर जो है ना वोट मांगने के लिए जाएंगे। विजय पाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने काम तो किया ही नहीं कोई भी। आप एक काम बता दिए जो आपने ऐसा काम किया हो जो पूरे प्रदेश को प्रभावित कर सके। एक भी ऐसा काम नहीं किया है इन्होंने। जिस प्रकार से दाऊ देवीलाल ने लागू की थी, लंबी है आपके, आप थक जाओगे, आपके कान थक जाएंगे। हाँ, 1 मिनट रुको तो सही, मैं बताता हूँ। बोलिए। मैं ही बता दूंगा आपके काम। भाई मैं ही बताऊंगा। मेरे भाई बोलिए। दूसरा काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। दूसरा काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, चंडीगढ़ में बैठ करके खेल नीति बनाने का काम किया जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा प्रदेश मेडलों में छाया हुआ है। वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। भाई रूटीन की सड़कें बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, ये रूटीन वर्क है। ऐसा वर्क जो पूरी
सोसाइटी को प्रभावित करता हो ऐसा वर्क किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, ताऊ देवीलाल जी ने किया। ये सड़कें बनाना, रोड बनाना, जो रिपेयर करना, टीचर लगाना, हटाना, ये तो रूटीन वर्क है, हर सरकार करती है। आपने भी किया है, हमने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। लेकिन यूनिक वर्क जिसको समाज याद रखे, जिसको हिंदुस्तान याद रखे, वो यदि काम किए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किए हैं और किसी ने नहीं किए। अच्छा, दूसरा काम ये कहते हैं अंत्योदय का हमने बहुत बड़ा काम किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं, विजयपाल जी से पूछता हूं, अंत्योदय पर इन्होंने काम किया, अंतिम व्यक्ति का उदय करने का काम किया। दूसरी तरफ ये कह रहे कि 29,40,000 हमारे प्रदेश के परिवार आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो आयुष्मान भारत का फायदा उठा रहे हैं या बीपीएल का फायदा उठा रहे हैं या फ्री राशन का फायदा उठा रहे हैं। हाँ। अरे भाई, 50 लाख परिवारों में से 29 लाख परिवार आज भी गरीबी रेखा से नीचे आप बता रहे हो और फिर कह रहे हो हमने अंतिम व्यक्ति का उदय कर दिया। आप खुद ही झूठ बोल रहे हो। चिरायु की इन्होंने बात की, इन्होंने काम किया कि हमने चिरायु का काम किया। चिरायु का काम करने के लिए उन्होंने लास्ट 5 सेकंड चिरायु की ये बात करते हैं और खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे प्रदेश में 28,000 डॉक्टरों की जरूरत है, केवल 13,000 डॉक्टर हैं। भाई, चिरायु घोषणा बना दी, डॉक्टर है ही नहीं, दवाइयां है ही नहीं, स्टाफ है ही नहीं, क्या फायदा ऐसे घोषणा? मात्र घोषणा से प्रदेश वोट नहीं देगा, ग्राउंड पर काम पूरा प्रदेश देख रहा है, आपने कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं तो नैतिकता के आधार पर आपसे निवेदन करता हूं, आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए 24 का। अच्छा। नैतिकता के आधार पर चुनाव ही छोड़ दो आप। ठीक है सर। राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे? 2023 में 2024 की पूरी सियासी जमीन सज चुकी है और वादों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। किस तरह से आप देखते हैं 2024 में किस तरह की तस्वीर बनती देख रहे हैं आप? कांग्रेस ने तो अपना जो है पूरा चुनावी घोषणा पत्र एक तरह से जारी कर दिया। हाँ। अब तो मेरे ख्याल से घोषणा पत्र में और कुछ थोड़ा बहुत कुछ प्लस हो सकता होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आएगा उसको देखते हुए वो प्लस करेंगे। नहीं तो उनका घोषणा पत्र जारी हो चुका है। और जो बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो एक तरह का बढ़ चढ़ के दावे चल रहे हैं उसमें एनएलओ ने बाजी मार ली है। वो 7100 रुपये पेंशन देने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है कि मैं समझता हूँ कि प्रदेश की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो, जो भी अपना चुनावी घोषणा पत्र इस तरह का लेकर आए तो वो अर्थव्यवस्था को भी इतना मजबूत बनाने का काम करें कि उस अर्थव्यवस्था में जो आय स्टेट को होती है, राजकोष में जो आय जमा होती है, वो इतनी ज्यादा हो जाए कि 7100 पेंशन देने में भी कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आज जो आलोचनाएं होती है कि 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया और जो है श्वेत पत्र जारी करो, तमाम तरह की सरकार डिनाई करती है, तो ये स्थितियां जो है ना हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो आखिर में वो एक्सचेकर है तो जनता के लिए ही। और जो डिसेबल हो गए भाई उम्र के कारण, जो कमजोर हो चुके हैं और अपनी आजीविका चलाने की स्थिति में नहीं है, और अगर स्टेट की आय से उनको पेंशन मिलती है तो मैं समझता हूँ उसमें दिक्कत भी क्या है, मिलनी चाहिए। तो ये चुनावी वादों को लेकर, लेकिन जो राजनीतिक एनवायरमेंट, जो राजनीतिक वातावरण बना हुआ है, उसमें थोड़े चतुराई भी शामिल है। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई, वो महिलाओं को दे रहे थे 1,500 रुपए पर मंथ, तो वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। कुछ मुद्दा उठाता रहता है, वो कहते हैं हम देंगे, और वो ये भी कहते जाते हैं कि पूरे 1 साल में हमने इतने वादे पूरे कर दिए, इतना काम करके दिखाया, इतने हजार लोगों को रोजगार दे दिया। तो इस तरह का मामला वो चलता रहता है। पिछली अकाली दल की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात आई तो उन्होंने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया गया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दी जा रहा, तो उन्होंने सफाई दे दी कि बेरोजगारी भत्ता हमने देने की बात की थी, लेकिन उस बेरोजगार को देंगे जो कहीं ना कहीं रोजगार की ट्रेनिंग ले रहा है। जो घर बैठे हुए बेरोजगार हैं डिग्री लेकर, उनको नहीं देंगे, उन्होंने दिया भी नहीं। तो विश्वास का बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए किसी भी पार्टी से कि ये आपने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, इस घोषणा पत्र को आप कितने दिन में लागू कर देंगे, तो वो प्रॉपर जवाब देने को तैयार नहीं, पत्रकार को भी जवाब देने को तैयार नहीं, आम आदमी को भी जवाब देने को तैयार नहीं। तो ये जो चालाकी राजनीतिक दलों की है, वो सोच समझ के वादे करें, और जो वादे करें उनको मैं समझता हूँ अपने सरकार के कार्यकाल में कि पहले साल में ही पूरा कर दें। नहीं तो ये 5 साल का, 10 साल का, फिर आगे के कार्यकाल में, फिर अगले घोषणा पत्र में जुड़ जाए।
तो ये प्रक्रिया इसको थमनी चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी जो कार्य प्रणाली में कुछ इस तरह का परिवर्तन लाना चाहिए। केवल डिंगरा जी, एक तो विजयपाल जी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी सरकार का और अपनी सरकार का। दूसरा, एक विश्वास वाली बात, बहुत बड़ी बात कही है राजेंद्र जी ने कि आप वादे तो कर देंगे, चुनावी वादे बड़े बड़े कर देंगे, कोई भी कर सकता है, लेकिन उनको पूरा कैसे करेंगे? जी देखिए, मैं आपको पहले चीज वाइज गिना देता हूँ। ओपीएस का मुद्दा हरियाणा के अंदर है। आते ही हमारी सरकार पहली कैबिनेट में किसने बंद की थी ओपीएस? लागू करेंगे हम, और पहली कैबिनेट में बोल रहा हूँ, मतलब आते ही लागू होगा ओल्ड पेंशन की। दूसरी बात, 6000 बुढ़ापा पेंशन जिनकी बढ़ाएंगे 250 रुपए बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे सीधा 6000, डायरेक्ट 6000 पेंशन होगी जो बुजुर्ग की है। और दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बीपीएल कार्ड इन्होंने काटे हैं, ये जो पीपीपी करके जिस तरह से बीपीएल की लोगों के राशन कार्ड काट दिए हैं, इसी तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी आईडीज में, परिवार पहचान पत्र में जो लोगों के जो इन्होंने हथियार बना लिया, और इस सारी चीज को हम मतलब कि ये खत्म ही कर देंगे। ये जो टोटल बना रखे हैं, जिसमें पेंशन काफी योजना है, इसको खत्म कर देंगे। केवल डिंगरा जी, चलिए केवल डिंगरा जी, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हम आते ही 6000 रुपए कर देंगे बुढ़ापा पेंशन। आप एक तरफ सवाल उठाते हैं सत्ता पक्ष पर कि इन्होंने कर्ज में लाकर डुबो दिया हरियाणा को, दूसरी तरफ आप उस बेस को देख नहीं रहे, आप सीधे कह रहे हैं 6000 कर देंगे। कैसे करेंगे? उसका क्या रोड मैप आपके पास ऐसा है? ऐसा आप क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था आपके आते ही पहले दिन ही मजबूत हो जाएगी और आप 6000 रुपए कर देंगे? कुछ तो सर उसका रोड मैप होगा। मैं बता रहा हूँ रोड मैप आपको, रोड मैप भी बताता हूँ आपको। हाँ। पहले मैं थोड़ा मुद्दे बता दूं, फिर मैं रोड मैप भी बताऊंगा। सर मुद्दे तो हमने भी दिखाए ग्राफिक्स के जरिए, आपने बताई थे पहले जब मैंने ओपनिंग कमेंट किया। आपने ग्राफिक के जरिए दिखा दिए। मैं थोड़ा सा इसमें रोशनी डालना चाह रहा हूँ, तो लोगों तक बात जाए। जैसे हम बिजली 300 यूनिट फ्री करेंगे, जैसे मैंने ये कहा कि मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। जैसे हम बैकवर्ड क्लास की जो क्रीमी लेयर है उसको 6 लाख से 10 लाख कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो ठप पड़े विकास कार्य है उनको पूरा करने का काम करेंगे। 1,82,000 जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने का काम करेंगे। अब मैं आता हूँ आपकी बात पे। जहाँ तक आपको याद होगा, जब हमारी सरकार 2005 के अंदर आई थी, हरियाणा का कुल बजट 2300 करोड़ रुपए था। इस तरह से हमारी सरकार 2014 के अंदर गई थी, 9.5 साल के अंदर, तो हमारा जो स्टेट में जो हमारे अमाउंट थी, जो बजट अमाउंट थी, वो थी 38,000 करोड़। इसको गिनते हैं हम 14 गुना। अगर 2300 करोड़ से 38,000 करोड़ करें तो 14 गुना बजट बढ़ाने का काम हमने किया था। इसी तरीके से हम 14 गुना अगर बजट इसको बढ़ाएंगे तो सारी अमाउंटें दे देंगे उसके अंदर, क्योंकि हम विकास का काम करते हैं। अब विकास का काम कैसे किया था हमने मेट्रो का विस्तार किया था, हमने कई यूनिवर्सिटियां बनाई थी, हमने कई कॉलेजेस बनाए थे, हमने जो है इंस्टीट्यूशन बनाए थे, कई जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन थे, हमने कई मेडिकल कॉलेज बनाए थे, हमने सड़कों का विस्तार किया था, हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस बिजनेस के माध्यम से जो अमाउंट टैक्स मिलता है उसको इंक्रीज करने का काम किया था। हमने कर्जा नहीं लिया था, लेकिन हमने ये सारी अमाउंटें बढ़ाई। अच्छा। जहां तक भाजपा का ताल्लुक है, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, एक कोई कॉलेज नहीं बनाया, एक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। हमने तो कई यूनिवर्सिटियां, कई कॉलेजेस, कई सिस्टम बनाए हैं। बिजली के 4 प्लांट लगाए थे। जब हमारा टाइम आज था, उस समय जब हमारी सरकार आई थी, हरियाणा के अंदर सिर्फ 1400 मेगावाट बिजली बनती थी, और जिस समय गई थी 10,200 मेगावाट तक के प्लांट लगा के गए थे। वो बिजली का जो प्लांट है, उसी से बिजली बनती है और उसी से हरियाणा को मिलती है। उससे भी टैक्स जो है वो हरियाणा की जनता के द्वारा गवर्नमेंट को आता है। ये हमने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए, इतना सिस्टम लगाया, बिजनेस बढ़ाया, बढ़ाई, एक्सरसाइज को विस्तार किए, हुडा का विस्तार किया, हमने कई इंस्टीट्यूशन का विस्तार किया, जिससे हरियाणा का राजस्व इंक्रीज किया। इन्होंने 4 गुना इंक्रीज किया, हमने 14 गुना इंक्रीज किया। ये फर्क है इनका और हमारा। और दूसरी बात, इसके साथ साथ हम जो काम करेंगे उसका विस्तार भी आपको बताता हूँ। इन्होंने हरियाणा को कर्ज में डुबोने का काम किया और कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, कोई विस्तार नहीं किया।
हम कर्जे को मुक्त करने का काम करेंगे। ये जो 4 लाख करोड़ कर्जा है, इसको डाउन करने के लिए भी हम तैयारी करेंगे कि हम ये कर्जा रीपेमेंट कर दें और इससे जो है हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा कम हो जाए। हम ये भी करेंगे और विस्तार भी करेंगे। और हरियाणा की जनता को जो आज जो ये सोच रही है कि कहीं नौकरी मिल जाए, उनको हम 1,82,000 जो पद खाली हो चुके हैं इस समय, उनको भरने का काम भी करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मुझे जाना तो नलिन जी के पास था, लेकिन मैं एक बार विजयपाल जी से ले लेता हूं जरा आपका जवाब। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता, एक कागज पेन निकाल लो, कितना झूठ बोलते हो आप, बोलना शुरू। ओपीएस किसने बंद किया था? हुड्डा ने बंद किया था, पता है ना आपको? हुड्डा ने माफी मांगी कि हमने ओपीएस बंद किया था कि नहीं किया था? और आप कह रहे ना कॉलेज, आप कॉलेज सुनिए, 2014 तक 105 कॉलेज थे, आज 170 कॉलेज है हरियाणा के अंदर। इसी प्रकार से पहले 8 मेडिकल कॉलेज थे, आज 13 मेडिकल कॉलेज हैं। आज जो सड़कों का जाल 152 डी और अपना दिल्ली से कटरा तक सड़क, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 20-20 किलोमीटर के ऊपर महिला कॉलेज। और जहां तक की बात है, आज एक सबसे बड़ी जो क्रांति जिसको आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, जनता आपकी जमानतें जब्त कराएगी। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, आप इसको फिर भागोगे, हमने ये नहीं कहा था, हमें ये नहीं कहा था। आज पोर्टल के माध्यम से घर बैठे किसान को फर्द मिल रही है। आज किसी भी गरीब व्यक्ति को बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसकी समस्या वहां पर बैठे बैठे ठीक हो रही है। और हमने जो किसानों को जो आपने 1158 करोड़ रुपए मुआवजा के दिए थे, वो हमने 94 से 14 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में दिए हैं। और 94 से 14 करोड़ रुपए हम 11 फसलें किसानों की एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं। तो आप 2005 से 2014 का किसी भी विषय पर आप कंपैरिजन कर लो, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप अलग से डिबेट कर लो, कागज लेकर बैठ के डिबेट कर लो। आपने कांग्रेस ने प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार, जो रोहतक की सरकार थी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नाम पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा का विकास किया है। और आज हमारा संगठन ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पन्ना प्रमुख तक चला गया है। ठीक है और आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग चाह रहे हैं, उनके काम को चाह रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 का चुनाव हम अपने अपने जो हमने काम घोषणा पत्र में की थी, हमने बुढ़ापा पेंशन पूरी करी, हमने जो डिमांड पूरी करी, सबको आगे लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। गरीब लोगों को नौकरी, अरे आपके यहाँ आपको पता है, सभी जनता को पता है, आप पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी। ठीक है विजयपाल जी, ठीक है, मुझे केवल जी का जवाब लेना था, बस आपने दिया मुझे, क्योंकि समय से देखना है, निष्कर्ष भी निकालना है इसका। ननिल जी आपके पास मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे दूं इनकी बात का। हाँ, इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज बनाए हमने 5, मुझे बता दे एक का भी नाम कि कौन सा मेडिकल कॉलेज, 5 के नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा इनको। 5 मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने बनाए हैं उसका नाम ही बता दे कि कौन से मेडिकल कॉलेज और वो कहाँ है, ये बता दे, वो मान जाऊंगा। एक बिजली का कारखाना कहीं लगाया हो, उसका नाम बता दे कौन सा है, कौन सी जगह पे है, मैं मान जाऊंगा इसको। ये मेरे को ये बता दे कि जो इन्होंने कॉलेज बनाए हैं उनके नाम बता दे, कौन से कॉलेज बनाए हैं इन्होंने, मैं मान जाऊंगा इसको। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। ये जो झूठ बोलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मेडिकल कॉलेज बनना के नहीं बन रहा। अरे डिंगरा जी सुनने शुरू करो। 5 मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए सबसे पहले। पहले आप कहाँ पर बनाए 5? अरे बता रहा हूँ, अरे सुनने की कोशिश करोगे तभी तो बता रहा हूँ। अहमदपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज, अरे सुन ले, सुन लो। एक मिनट, वो नाम मेडिकल कॉलेज गाड़ी उठा के जाके देखो। अरे कमाल कर दिया आपने, जब नहीं पता। आऊंगा आपके पास एक बार उनका मेडिकल कॉलेज। केवल कृष्ण जी, आप जनता से माफी मांगो, कर्मचारियों से माफी मांगो कि आपने वो अरे आप मुझे नाम बता दीजिए 5 मेडिकल कॉलेज। अरे बता दो, अरे सुन तो रानी, आपको अहमदपुर का मेडिकल कॉलेज आपको दिखता नहीं था? और बताएं चीन के अंदर, और बताएं। अरे ठीक है, 8 से 13 संख्या बता रहे हैं आपने। 5 बोला, 5 के नाम बता दें। अभी आपने एक के ऊपर इतराज करा, आपने जब यही नहीं पता कि वहां पर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। चलो अगले पे आओ। 4 रह गए सर। अब यहाँ 4 भी रह गए, उनके ऊपर भी आओ। बादशाह के अंदर जो अपना चल रहा है वहां पर
कैंसर इंस्टीट्यूट, और उसके आगे चलिए तीसरा। सर 3 रह गया। केवल ढींगरा जी, आपका समझ नहीं आता, आप वो बता रहे हैं तो आप एक बार सुन लीजिए। अजी केवल ढींगरा जी, आपकी काउंटिंग आपकी काउंटिंग पास थी सर। और आप एक आप सुन नहीं रहे हो। आपको अगर सुनने की आपकी कैपेसिटी होती, आपकी सुनने की कैपेसिटी होती तो आप बताते। सर ठीक है, मुझे ननिल जी से सवाल लेना था सर। ननिल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आपको अगर कैपेसिटी होती तो सुनते उसको। ननिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें मुझे रोकना पड़ा था आपको। जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था और मैं हैरान हूं कि किस तरीके से एक नेशनल पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, उनके प्रवक्ता के इतने गलत और इतने इनफैक्चुअल फिगर्स वो किसी डिबेट के ऊपर, चैनल के ऊपर कोट कर सकते हैं। 2013-14 का इन्होंने बजट अपने आप से बना दिया, 38,000 करोड़ हुआ था। वो 38,000 नहीं, 27,000 करोड़ था। आज 2023 में सरकार ने 1,83,000 करोड़ का बजट पेश करा है। तो ये अपने आप पहले, अरे मैं, आप सुन लीजिए पहले, आप थोड़ी सुनने की भी क्षमता रखा करिए। हर एक के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आज 2023 में 1,83,000 करोड़ हो चुका है बजट। तो ये खुद बैठ के गुणा कर ले कि कितने गुना ऊपर चला गया। इनसे ये पूछा गया कि आपने जो ये वेग और इनफैक्चुअल जो वादे कर दिए हैं कि कुछ भी बोल दो, इतना बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, ये डेस्परेशन शो करता है कि हम कुछ भी करके, चाहे उसके लिए लोगों को झूठ ही बोलना पड़े, हम सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं। और उसका रोड मैप क्या बताया? बजट को कई गुना बढ़ा देंगे तो अपने आप सब में बांट देंगे। ये इस तरीके से सरकार चलाई जाती है, इस तरीके से बातें करी जाती हैं। क्या ये आपका रोड मैप है? ये आपका विजन है? ये सरासर ये दर्शाता है कि केवल और केवल झूठ बोलो, केवल और केवल इनफैक्चुअल बातें करो, जनता को बरगलाओ और किसी भी तरह सत्ता में आने की कोशिश करो। तो साहब, ये पढ़ी लिखी जनरेशन है, अब ये सब समझती है। और जिस तरीके से आप आज डिबेट में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इलॉजिकल फिगर्स रख रहे हैं, ये लोग अपने आप फैसला लेंगे कि कांग्रेस को 1 सीट देनी है या 1 भी नहीं देनी है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी आपके पास आ रहा था, क्योंकि देखिए आपने जो वादे किए हैं, आपकी पार्टी की तरफ से जो किए गए हैं, वो तो और ज़्यादा थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। और क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था को लेकर या कर्जे को लेकर सवाल तो विपक्ष की तरफ से हर तरफ से उठते हैं। तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा तो होगा सर, कुछ फैक्ट तो ऐसे होंगे, या कोई ऐसा रोड मैप तो होगा, या कोई ऐसा प्लान तो बनाया होगा कि आते ही आप ये चीज़ें करेंगे आने वाले 5 सालों की अगर बात की जाए तो। देखिए, राजेंद्र जी का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जानौत जी का। इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया और इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि सरकार वायदा करे कि कितने समय में हम अपने किए गए वायदों को लागू कर देंगे। पहली बात तो मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ राजेंद्र जी, आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनवाएं और हम 1 साल के अंदर अंदर अपने पूरे घोषणा पत्र को लागू करने का काम करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि भगवान करे हमारे प्रदेश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर जाए कि सारे वायदे पूरे हो जाए। देखिए राजेंद्र जी, इकोनॉमी तो बहुत ग्रोथ कर रही है। हर महीने, हर क्वार्टर के आप जीएसटी के आंकड़े उठा करके देखो, अखबारों में खबर छपती है कि इस क्वार्टर में 28% ज्यादा कलेक्शन हुआ जीएसटी का, इस क्वार्टर में 18% ज्यादा कलेक्शन हुआ। यानी इतना पैसा आ रहा है, हर बार बढ़ोतरी करके आ रहा है, इतना कलेक्शन हो रहा है रेवेन्यू का। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? किसी प्रकार का कोई विकास का काम दिखाई देता नहीं। कहीं काम होता तो 2 महीने में टूट जाता, उसको रिपेयर करना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सरकार के लिए। आप देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 2004-5 तक मुख्यमंत्री रहे और उस टाइम खजाने में बैलेंस छोड़ करके गए थे। शायद ये हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड हो कि कोई मुख्यमंत्री खजाने में पैसा बैलेंस छोड़ करके गए हैं, करोड़ों रुपए। और तो वो क्या था? वो फाइनेंस मैनेजमेंट था। खुद भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी इनेलो जैसा कोई भी बढ़िया वित्त प्रबंधन का आदमी नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं, हम वायदा करते हैं कि 7,500 कोई ज्यादा नहीं है और अच्छा वित्त प्रबंधन है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो आराम से पूरा हो सकता है। 7500 में 3,000 ये होगी, 4,000 के यदि मैं कैलकुलेशन मारूं तो 400-500 करोड़ रुपए क्या हम एक्स्ट्रा बुजुर्गों को नहीं दे सकते?
कितना फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी बात, आज हमारा प्रदेश लगभग 25-30 हजार करोड़ रुपया सालाना एज ए लोन इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज के रूप में भर रहा है। अगर आप 1000 करोड़ वहां बचत कर लें, थोड़ा लोन जो है बचत करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से यदि आप कुछ लोन भरते और 1000 करोड़ भी वहां से ब्याज के रुपए हमारे बच जाए तो वो बुढ़ापा पेंशन में दिया जा सकता है। ये मैनेजमेंट की बातें हैं, ईमानदारी की बातें। यदि सरकार की नीयत अच्छी हो, सरकार की नीति अच्छी हो तो कोई भी कार्य सरकार के लिए मुश्किल नहीं होता। और हम वायदा करते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से विद इन 1 ईयर हम अपने घोषणा पत्र को लागू करेंगे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के बारे में ये सब जानते हैं कि इन्होंने जो कह दिया तो वो करके दिखाते हैं, सत्यवादिता है, निर्भीकता है, तो वो जरूर इसको लागू करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कहता हूं, फिर दोबारा दोहरा देता हूं विजयपाल जी, नैतिकता के आधार पर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। आपकी इस बात का मैं जवाब भी लेने वाला था सर, मुझे जाना था। आज हर वर्ग दुखी है। विजेंद्र जी, मुझे आपकी इस बात का जवाब लेना है सर। सच्चाई कर रहा हूं, मैं सच्ची कर रहा हूं। नहीं लेना है, मुझे आपका जवाब लेना है। मुझे जाना था राजेंद्र जी के पास, मैं एक बार बाद में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे विजयपाल जी, क्या ये दूसरी बार उठाई गई है बात उनकी तरफ से नैतिकता के आधार पर? विजेंद्र जी, हमने आपने बहुत इकट्ठा काम किया है। नैतिकता नाम की चीज किसमें नहीं है वो आपको पता है, और जहां नैतिकता का पाठ आप हमें मत पढ़ाइए। अगर 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 आपको नैतिकता देखनी है तो अपने अंदर झांकिए। अच्छा मैं इतना छोटी बात नहीं करता, लेकिन मैं अच्छा सुझाव एक बात मान लेना चाहिए, मेरा कहने का मैं एक बात कह रहा हूँ। जहां तक की बात है कि चुनाव लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। इनेलो दमखम से चुनाव लड़े, कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़े, और पार्टी जिसको नहीं लड़ता है उसको चुनाव लड़े, और भारतीय जनता पार्टी भी दमखम से चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से अच्छी सरकार बनाएगी। लेकिन मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगी, आप बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, कि बीजेपी चुनाव ना लड़े, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। और निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा सड़कों का जाल, जहाँ से दिल्ली का सड़ा सड़क, जहाँ से 152D, अरे वहाँ पे क्रांति आ गई। हैबतपुर का मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ बन, अरे आपको यही नहीं समझ में आ रहा। आपके चश्मे का, आपका चश्मे का नंबर बदलवाना पड़ेगा। आप मेरे मित्र भी हैं, मैं आपके चश्मे का नंबर बदलाऊंगा ताकि आपको ये विकास बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राजेंद्र जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए उसमें भी पैसे खाओगे, उसमें भी पैसे खाओगे। ठीक है सर, ठीक है, एक बार राजेंद्र जी से सवाल ले लूं मैं जरा। राजेंद्र जी, क्योंकि देखिए चीजें अब बहुत बदल गई हैं, और ये खुद सत्ता पक्ष की तरफ से कही जाती है कि पिछले 10 से 12 साल में चीजें बदल गई हैं, वादे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब जनता समझदार हो गई है सर। और जनता समझदार हो गई है तो सर आपका अनुभव क्या कहता है, पिछले अगर हम 10-12 साल की ही बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जनता तो अभी तक तो ये होता रहा है कि खैर बदलाव तो आया, लेकिन जनता आखिर में ठगा सा महसूस करती है। अभी देखिए ये पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी जब आई चुनाव में, तो वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लोगों से पूछा जा रहा था कि आप ये सब जो कमिटमेंट है, जो चुनावी वादे हैं, पूरा कैसे करेंगे। वो कह रहे थे कि हम सब कर देंगे, जो पैसा माफिया की जेब में जा रहा है वो सब हम रोक देंगे, तो वो हमारे खजाने में आएगा और हम सब कर लेंगे। अभी भी देखिए कि वहाँ हो नहीं पा रहा, इलीगल माइनिंग चल रही है, उस पर कोई कंट्रोल हो नहीं पा रहा उनका। और जो है उन्होंने 1,500 रुपये पर मंथ महिलाओं को देने का वादा किया था 18 साल से ऊपर की, वो उनका वादा पूरा हो नहीं रहा, लगातार लोग उसको उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि 100% चुनावी वादे पूरे करने की स्थिति में सरकार होती नहीं। चुनाव के मैदान में जब उतरते हैं तो उनको ये दिखता है कि हमें पावर मिलनी चाहिए, और उसके लिए ताबड़तोड़ तरीके से वादे करते हैं, और करते हैं तो अच्छी बात है, आप पूरा करके दिखाइए, इकोनॉमी को भी कुछ मजबूत रखिए और चुनावी वादे भी पूरा कीजिए। अच्छी बात, और उसका एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए। आप तो जो है टाइम को खींचते जाए, तो हमें एक मौका और दे दीजिए, और पोस्टर छप जाते हैं, एक मौका अमुक नेताजी को दीजिए। तो ये सब जो चलता रहता है, लोग ठगा सा महसूस करते थे। लेकिन सवाल ये है कि सभी लोगों का आचरण अगर सभी दलों का एक जैसा हो जाएगा तो लोगों को विकल्प कहां से मिलेगा। विश्वास का बहुत बड़ा संकट है राजनीति में, लोकतंत्र में। विश्वास की बहाली करने का सब लोगों को विचार करना चाहिए बैठ के, और इसमें कुछ चुनाव आयोग को भी कोई ना कोई भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि जो है इस तरह के वादे ना हो, हवाई वादे, और फिर वो पूरे ना हो पाए। तो ये है। ठीक,
केवल ढींगरा जी, मैं यही चीज भी जानना चाह रहा था, विश्वास वाला ही सवाल मैं चाह रहा था कि अगर आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वादों की बात कर रहे हैं, और देखिए अच्छा भी लगता है, अगर एक आम नागरिक के तौर पर मैं भी देखूं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आप 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे या बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं आप बढ़ा चढ़ा के, गरीबों को प्लॉट दे रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अब सवाल वहीं पे आ जाता है कि विश्वास कितना, क्या वो बात जो आप पहुंचाना चाहते हैं वो बात जनता के दिल तक पहुंच रही है? दूसरी चीज, क्या कहीं आप पंजाब वाला एग्जाम्पल तो नहीं ले रहे जिसके बारे में राजेंद्र जी बार बार बात कर रहे हैं कि पंजाब में जो हुआ चुनाव से पहले और बाद में क्या हो रहा है? देखिए, हम वैसा ना तो वायदा करते हैं कि जिसको पूरा बनी थी। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में 2005 में वायदे किए थे, एक एक पूरा किया था, एक एक वायदा। और दूसरी हमारी जब 2009 के अंदर सरकार बनी, 2009 के अंदर आप मैनिफेस्टो हमारा उठा के देख लें, एक एक वायदा हमने पूरा किया। लेकिन जिस समय 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, इन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। उसके बाद मोदी जी का भी बड़ा वायदा था और हरियाणा का भी था, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा 2022 में करेंगे, और वो 2022 निकल गया तो काले कानून बना के 3 छोड़ दिए, जिससे किसानों की जमीन हथियाने की काम शुरू इन्होंने कर दिया। हम लोगों ने अपने वायदे पूरे किए थे, जो वायदा किया था पूरा किया था, और उस वायदों के ऊपर भी हमने काम किए थे। आज फिर मैं वही चीज कह रहा हूँ आपको, ये हम जो संकल्प पत्र दे रहे हैं, ये वायदे तो पूरे करेंगे ही, और भी जो विकास के कार्य होंगे, जो विकास के काम होंगे, उसको और पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एनपीएस लागू किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस लागू किया था, और वो माफी क्यों मांगी? सारे स्टेटों ने उसको ले लिया था, लेकिन हमने उसको उस समय की मांग नहीं थी, उस समय एनपीएस हमने लागू कर दिया। लेकिन आज सारे कर्मचारियों की मांग है कि ओपीएस लागू करो। हमने सारी स्टेटों के अंदर ओपीएस लागू कर दिया है, राजस्थान में कर दिया है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कर दिया है, हिमाचल में कर दिया है। जैसे ही हमारी हरियाणा में पहली कैबिनेट आएगी, उसी के अंदर पहले में फर्स्ट कैबिनेट के अंदर ओपीएस हरियाणा में लागू कर देंगे। ये हम जो कहते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ केवल जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, चलिए अच्छी बात, हमने करके दिखाया है। और ये मैं दूसरी बात और कह रहा हूँ कि जो बजट की बात हमने कही है, ये हरियाणा की जो भी खर्चा होता है वो हमेशा बजट से ही हुआ करता है। बजट, एक घर का भी बजट उसी तरह से होता है और एक सरकार का बजट भी उसी तरीके से होता है। उसी बजट में से ही आप वायदा कर सकते हैं किसी को क्या काम करके देंगे। और वो जो बजट होता है वो जनता के टैक्स का अमाउंट ही होता है। ये जो बात कह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, हमने 14 गुना बजट को इंक्रीज किया था। आप इसकी कैलकुलेशन विधानसभा के आंकड़ों में ले लीजिए, और इन्होंने सिर्फ 4 गुना, ये 1,83,000 बजट की बात कर रहे थे वो प्रस्तावित है, लेकिन अभी इनका एक्चुअल बजट जो है वो 1,64,000 करोड़ है। ये भी विधानसभा का डाटा है। मैंने विधानसभा के जो बजट के ऊपर बहुत चर्चा की है। 1,64,000 करोड़ इनका डाटा है, और 36,000 करोड़ को अगर गिने तो 4 गुना सिर्फ बढ़ा, और हमारे टाइम पे 14 गुना बढ़ा। मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूँ। अभी ये 5 मेडिकल कॉलेज नहीं गिना पाए। अगर मैं शुरू करूँ तो मैं पंचकुला से शुरू कर लेता हूँ। हमने निफ्ट बनाया पंचकुला के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर हमने NIFT के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन बनाया। नहीं ठीक, वो सर वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। केवल ढींगरा जी आप फिर उसी चीज पे पहुंच गए हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने इनसे 5 का पूछा, इन्होंने 2 बता दिया, फिर आपके आंकड़ों में भी तो गड़बड़ हो जाती है सर, समझ रहे हैं आप? क्यों होती है? मेरे कोई आंकड़ों में गड़बड़ नहीं है। नहीं तो आपने 5 पूछे, उन्होंने 2 के नाम बता दिए और बता रहे थे, लेकिन उससे अगर वो 4 कमरों के अंदर मेडिकल कॉलेज चल रहा हो तो आपको भी हैरत होगी कि मेडिकल कॉलेज 4 कमरों के अंदर चलता है। सर इस चीज को बोलिए ना, सर इस चीज को बोलिए केवल ढींगरा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये तो बहुत है। अरे कहाँ चल रहा है 4 कमरों में? फोटो के साथ उजागर कर देंगे। इन्होंने नाम नहीं बताए अपने 5 मेडिकल कॉलेज के। मैं आपको गिना सकता हूँ, और आप जाके देखिए उन मेडिकल कॉलेज को, और यूनिवर्सिटियों को। आपने जिन किसानों की सेक्शन 4 की जमीन हड़पी, उनका नाम भी गिनवा दो।
जिन किसानों की आपने सेक्शन 4 और 6 लगा के नहीं लड़ती वो भी बता दो। अरे कांग्रेस ने अरे उड्डा प्रॉपर्टी की सरकार ने किसानों की सेक्शन 4 और 6 लगाकर जमीन हड़पी उनका नाम भी बता दो। ठीक है सर, केवल कृष्ण भी बता दो ना। ठीक है। आपने शराब घोटाला हुआ। केवल डिंगरा जी, समय की भी कमी है मेरे पास। विजयपाल जी, समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट पे आ रहा हूँ बस। हरियाणा चला वो ठीक अभी है। तक उजागर नहीं अभी हुआ। सुनिए, तो आदमी को पुलिस की गोली का केवल शिकार होना कृष्ण पड़ा। जी, वो उजागर नहीं हुआ अभी तक बहुत हो गया। सुनिए, अभी केवल केवल डिंगरा जी, केवल डिंगरा जी, आंकड़े ठीक करिए। हरियाणा नंबर 1 कैसे है? केवल डिंगरा जी, क्राइम में नंबर हरियाणा 1 कैसे है? अरे भैया, वो जो हम प्रदेश हरियाणा नंबर 1 छोड़कर गए थे नौकरियों जो में, आपने बेरोजगार- वो हरियाणा नंबर 1 नहीं था, प्रॉपर्टी डीलिंग में नंबर 1 था। ठीक है केवल डिंगरा जी। विजयपाल जी, मैं फाइनल कमेंट पे आ रहा हूँ सर, आ जाऊंगा मैं आपके पास। विजयपाल जी, बस केवल डिंगरा जी, मैं फाइनल कमेंट पे आ रहा हूँ, समय की कमी है। नरेंद्र जी, मैं आपका जो सवाल था, जो आपने जो आंकड़े बताए थे, उस आंकड़ों पर केवल डिंगरा जी ने जवाब भी दे दिया। समय की कमी है सर, एक फाइनल कमेंट चाहता हूँ। क्या जवाब दिया? मैंने इनको बोला कि 2013 में एक तो इन्होंने गलत बताया, 38,000 करोड़ वो इनके आंकड़े हैं सर, 27,000 इन्होंने जो करोड़ आंकड़े का दिए वो था बजट। और उसके बाद हाँ, वो अपनी मर्जी से कोई भी आंकड़े बना लो, उसका कोई वो नहीं है। आज 1,64,000 अगर करोड़ का बजट है तो उसमें मैंने इनसे ये आज तो वो ये देख सकते हैं कि कितने गुना बजट बढ़ा भी है। उसके अंदर जो सर्विसेज लोगों को दी जा रही हैं, अगर जो वादे भी क्या कहूं, जो झूठ ये लोगों को बोल रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे भी नहीं बढ़ाएंगे, हम एक साथ ही 6,000 रुपए बढ़ा देंगे और एकदम से लोगों को देने लग जाएंगे, तो इस झूठ को सस्टेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई इनके पास फैक्चुअल प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ ये कह देना एक लेमैन की तरह कि भाई बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ने के साथ ही हम लोग वो पैसे देना शुरू कर देंगे लोगों को, तो क्या ये एक मैच्योर राजनेता को वो सूट करता है कि कोई आप इस तरीके से बात करें? इन्होंने कहा कि बजट तो बढ़ता ही है, बजट के अंदर से ही सारी सर्विसेज दी जाती हैं, तो उस बजट को बढ़ाने का आपका क्या रोड मैप है? आप किस तरीके से टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करेंगे? आप किस तरीके से लोगों को लेके आएंगे? क्या आप टैक्स बढ़ा देंगे लोगों के ऊपर, या किस तरीके से आप एक रोड मैप और एक विजन लोगों के सामने लेके आएंगे और उसके बाद इनका वादा करेंगे? तो ये बेसलेस बातें करना, झूठ बोल देना, ये सिर्फ इनका सत्ता में आने की जो डेस्परेशन है उसको दर्शाता है। ठीक है सर। रेड्डी साहब, आपका फाइनल कमेंट सर। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और मौजूदा सरकार के पास ऐसा कोई बात नहीं है जिनको लेकर के समाज के बीच में वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनको 2 मौके दिए प्रदेश ने, और इन्होंने जो वायदे किए थे, हम किसान की आय दुगनी करेंगे, 50,000 प्रत्येक वर्ष नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, और इसके अलावा 15 लाख आपके खाते में आएंगे, शिक्षा अच्छी देंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे। कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। दोबारा से ये जनता के बीच में जाकर के इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते कि इन्होंने विकास के काम किए हैं। वृद्धावस्था पेंशन को भी टसका करके देने का काम किया, जो इन्होंने बनते ही लागू करनी चाहिए थे, वो प्रति वर्ष के ऊपर बांट करके उनके साथ भी इन्होंने धोखा करने का काम किया। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को यदि हरियाणा प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देती है तो हम 1 साल के अंदर अपने कहे गए सारे वायदे पूरा करने का काम करेंगे, और उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला जी जाने जाते हैं, FS सिंह जी जाने जाते हैं, उसके तहत हम इसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे। ठीक है, विजयपाल जी आप रह गए थे, लास्ट कमेंट बहुत कम शब्दों में सर, समय की कमी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अब आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा का विकास किया है, और पूरे हरियाणा का विकास, समान विकास करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, ईमानदार मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर चौमुखी विकास करा है। और आज 40% जनता हरियाणा की लाभार्थी की श्रेणी में आती है। आज हर वर्ग को इसके अंदर लाभ मिला है, चाहे कि विद्यार्थियों को 5.5 लाख टैबलेट, पूरे भारत के अंदर ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने विद्यार्थियों को के लिए 5.5 लाख टैबलेट खरीदे हैं। और जिस प्रकार से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, कुल मिलाकर सर जो आपने काम है, देखिए काम की लिस्ट हम शुरू से सुनते आ रहे हैं सर, आपकी भी, आपसे भी सुन रहा हूं मैं, नलिल साहब से भी सुन रहा हूं, इनके लेके जाएंगे जमीन पर, अच्छी बात है। जो हमने 10 साल में काम किया, इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम हरियाणा की जनता के बीच में जाएंगे। हमने समान विकास किया, और जो
कांग्रेस की सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार थी। इनके सपने ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं, इनको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूँ सर। पूरी डिबेट हमने की आज और हमने कोशिश यही की है कि ये वादे क्या वाकई में जनता के बीच में वो जो विश्वास है उसको पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात आप भी कर रहे थे। क्या सर आपको लगता है कि अब इसको किस तरह से देखा जाए आगे के लिए? यही है, देखिए ये इसको जो है ना चुनावी घोषणा पत्र को एक बड़े जो है ना कमिटमेंट और प्रतिबद्धता के रूप में लेना चाहिए और उसको कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और चुनावी वादे भी उस कैनवास पर हों, उस पैरामीटर के अंदर में हों जो प्रदेश की इकोनॉमी अलाउ करती है। और फिर आपको दिखाई देता है कि हम जो है और संसाधन पैदा कर सकते हैं तो आप उसका भी खुलासा कीजिए। ठीक है सर। और फिर ये नहीं कि वो भी एक झांसा हो कि वो केजरीवाल जी ने कहा कि माफिया की जेब में पैसा जा रहा है, हम उसको रोक देंगे और हमारे एक्सचेकर में पैसा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक रोड मैप होना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए। सर मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो चुनावी वादे अभी से किए गए हैं, क्योंकि 2023 में ही 2024 की सियासी जमीन पूरी तरह से सज चुकी है। वादे इसलिए किए जा रहे हैं कि ये समय जो बच रहा है, इस समय के अंदर अंदर इन तमाम वादों को लेकर जनता के बीच पहुंचा जाए। जनता कितना विश्वास करती है ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो वादे हैं वो कहीं हर बार की तरह चुनावी वादे के तौर पर तो नहीं रह जाएंगे, कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएंगे। क्या कोई टाइमलाइन फिक्स की गई है कि इन चीजों को पूरा करेंगे और कैसे करेंगे? फिलहाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।